हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे बीए फर्स्ट ईयर का सेकेंड सेमेस्टर जो कि शिक्षा शास्त्र है। और इस वीडियो में हम जानेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो कि पूरे 50 क्वेश्चन होंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न तैयार करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं इसी वीडियो में आपका सारा अति लघु उत्तरीय प्रश्न कवर कराने वाली हूँ। तो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि अगली जो वीडियो होगी वो होगी बहुविकल्पी की, जो कि सिर्फ एक वीडियो होगी। और एक वीडियो में मैं आपका पूरा बहुविकल्पी जो प्रश्न है वो मैं आपको कवर करा दूंगी। तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि पहला प्रश्न है कि प्रचय पाश्चात्य विवाद के मुख्य कारण क्या थे। प्रचय पाश्चात्य विवाद के मुख्य कारण क्या थे, तो ये प्रश्न है। और आप देख सकते हैं इसका कि आंसर कितना छोटा छोटा दिया हुआ है। तो प्रश्न बहुत सारे स्टूडेंट ये कर रहे हैं कि क्या मतलब क्वेश्चन जो है अगर छोटा सा उसका मैं आंसर लिखूं तो नंबर मिलेंगे। तो ज़रूर मिलेंगे, क्योंकि पहले क्या होता था, ऐसे मानसिकता बनी होती थी कि बीए में जितना है वो क्वेश्चन जो पूछ रहा है उससे ज़्यादा खूब लिख ले, पेज भर ले तो बहुत ज़्यादा नंबर मिलेगा। तो ऐसा अब कुछ भी नहीं है। नई शिक्षा जैसे कि जो नई शिक्षा नीति जो है जैसे कि लागू हो गया, आपको पता है। तो इसलिए जितना क्वेश्चन पूछे उसका सिर्फ आपको आंसर ही देना है। तो चलिए हम एक एक प्रश्न को देखते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि विवाद का मुख्य कारण जो है वो 1813 के आज्ञा पत्र की 43वीं धारा में प्रयोग किए गए दो शब्द थे, जो कि साहित्य और भारतीय विद्वान। प्रचयवादियों और पाश्चात्यवादियों ने इन दोनों शब्दों की व्याख्या विभिन्न प्रकार से की है। बस इसका आंसर इतना ही लिखना है। प्रश्न दूसरा है कि शिक्षा में छनाई सिद्धांत क्या है। जो छनाई शब्द है वो शिक्षा में इसका क्या मतलब है। तो इसका जो आंसर है कि अंग्रेजी में फिल्ट्रेशन जो शब्द का अर्थ है कि निस्यंदन, अर्थात कि छानने की क्रिया को निस्यंदन कहते हैं। तो छनाई के सिद्धांत का मतलब ये था कि जो जन साधारण में शिक्षा उच्च वर्ग से छन छना कर पहुँचाया जाए। तो यही इसका सिद्धांत है, छनाई का सिद्धांत है। प्रश्न तीसरा है कि प्रचयवादी कौन थे। तो आंसर है कि जो प्रचयवादी हैं वो कंपनी के पुराने और अनुभवी कर्मचारी थे, जिनमें सर्वप्रथम वारेन हेस्टिंग्स और जॉन थन डंकन थे, जिन्होंने कलकत्ता मदरसा और बनारस संस्कृति कॉलेज की सृष्टि करके प्रचयवादी नीति के पक्ष में अपना मत प्रकट किया था। तो ये इसका याद रखना है कि जो प्रचयवादी हैं वो कंपनी के पुराने और अनुभवी कर्मचारी थे। प्रश्न 4 है कि वुड डिस्पैच के अनुसार शिक्षण का माध्यम कैसा होना चाहिए, इसको संक्षेप में बताइए। तो उत्तर है कि आदेश पत्र ने अंग्रेजी का समुचित ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों के लिए अंग्रेजी को और अन्य व्यक्तियों के लिए देसी भाषाओं को शिक्षा माध्यम निश्चित किया। प्रश्न 5 है कि वुड का घोषणा पत्र शिक्षा का महाधिकार है, क्यों है, संक्षेप में बताइए। या फिर कह सकते हैं कि वुड का जो है घोषणा पत्र क्या है, मतलब आप क्या समझते हैं घोषणा पत्र में आखिर दिया क्या है। तो जो वुड का जो घोषणा पत्र जो है वो भारतीय शिक्षा के इतिहास में नज़ीर है। उसने भारतीय शिक्षा के सभी पक्षों के संबंध में इतनी व्यापक और महत्वपूर्ण सिफारिश की जिनके आज भी पूरा करना असंभव है। उसने भारतीय शिक्षा के अनेक रूपता को, जो अनेक रूपता था उसको ख़त्म करके एक रूपता में वो प्रदान करने की चेष्टा की वुड का घोषणा पत्र में। प्रश्न 6 है कि बौद्ध काल में शिक्षा का उल्लेख कीजिए। तो उत्तर है कि बौद्ध कालीन शिक्षा का इतिहास ही बौद्ध संघ का इतिहास। बौद्ध शिक्षा के प्रमुख केंद्र विहार या मठ थे। जो बौद्ध जो शिक्षा है इसका मुख्य केंद्र जो कहाँ है वो बिहार में, या फिर कहे तो मठ थे। शिक्षा का पूरा व्यवस्था ही भिक्षुओं के हाथ में थी, जिन्होंने धार्मिक इनमें से धार्मिक व भौतिक दोनों प्रकार की शिक्षाएं सम्मिलित थी। बौद्ध काल में शिक्षा का पाठ्यक्रम जो था वो 3 तरह के थे, प्रारंभिक और उसके बाद उच्च था, उसके बाद औद्योगिकी और व्यावसायिक वर्गों में बटा हुआ था। ये बौद्ध काल के शिक्षा पाठ्यक्रम 3 भागों में बटा हुआ था। प्रश्न 7 है कि प्रव्रज्य संस्कार से आप क्या समझते हैं। तो इसका उत्तर है कि जो वैदिक कालीन जो शिक्षा थी उनमें जिन छात्रों का उपनयन संस्कार जैसे है प्रव्रज्य संस्कार संस्कार का ये प्रकार है। तो जो उपनयन संस्कार दिया जाता था किया जाता था उसी प्रकार से बौद्ध शिक्षा में जो है प्रव्रज्य संस्कार होने के बाद जो छात्र हैं उन्हीं को विद्यालय मठों शिक्षा पाने की अधिकार समझा जाता था।
तो ये रहा प्रवचन संस्कार का मतलब। प्रश्न 8 है कि बौद्ध प्रणाली में उप संपदा संस्कार। अब उप संपदा संस्कार बौद्ध प्रणाली में क्या है कि यह संस्कार जो है वो परिचर्या के बाद 20 वर्ष की आयु जो पूरा कर लेता है, तो उनके उपरांत जो पुरुष शिष्य जो भिक्षु महिलाएं शिष्याएं भिक्षुणी कहलाती थी, जो 20 वर्ष जो उनका उम्र जो है वो पूरा हो जाता था, तो गृहस्थ जीवन से इनका आजीवन कोई भी संबंध नहीं रहता था। इस संस्कार के संपादन की प्रणाली जनतांत्रिक थी। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। प्रश्न 9 है कि बौद्ध काल में स्त्री शिक्षा का उल्लेख कीजिए। बौद्ध काल में नारी शिक्षा जो है बौद्ध काल में, तो बौद्ध काल में जो नारी शिक्षा का भी महत्वपूर्ण स्थान था, उस शिक्षा का प्राप्त कर जो महिलाएं जो शिक्षा का जो कार्य करने पर जो उपाध्याय कहलाती थी, महिलाएं राजनीति का अध्ययन कर राजनीतिक कार्यों में भी भाग लेती थी। राज्य का शासन भार जो है महिलाओं के हाथ में था, जो कि बौद्ध काल में था। प्रश्न 10 जो है कि बौद्ध काल में शिक्षा प्रदान करने की कुछ प्रमुख विधियां बताइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि शिक्षण विधि जो पहला है प्रश्नोत्तर विधि, दूसरा है प्रवचन विधि, तीसरा है शर्तार्थ और वाद विवाद की विधि, और चौथा है कि सम्मेलन या परिषद विधि, पांचवा है कि निधि शासन विधि निधि शासन विधि। तो ये है बौद्ध काल में शिक्षा प्रदान की कुछ विधियां, किस किस तरह से शिक्षा को ग्रहण किया जाए। उसके बाद प्रश्न 11 है कि मध्यकालीन भारत में नारी शिक्षा का उल्लेख कीजिए। उत्तर है कि इस्लाम में जो मध्यकालीन जो भारत में मध्यकालीन की अब बात हो रहा है कि जो मध्यकालीन थी, तो उसमें भारत में जो नारी जो थी उनकी शिक्षा मतलब कैसे थी, तो इस्लाम में जो पर्दा प्रथा का बहुत अधिक प्रचलन होने के कारण भी जो नारी शिक्षा का विकास अत्यंत मंद गति से हुआ, धीरे धीरे हुआ। जो अमीर परिवारों की जो कन्याएं थी उनके घर पर ही पढ़ाई लिखाई का प्रबंध करा दिया जाता था, और महिलाओं को मुख्य रूप से धर्म और सदाचार की शिक्षा दी जाती थी। क्वेश्चन नंबर 12 है कि मुस्लिम शासन काल में मकतब ए मदरसा शिक्षा केंद्र के रूप में, या फिर कहे तो मुस्लिम काल में शिक्षा की व्यवस्था, या फिर मकतब तथा मदरसा में अंतर बताइए। तो इसका उत्तर है कि मुस्लिम काल में शिक्षा प्रदान करने की प्रमुख दो संस्थाएं थी, एक मकतब और दूसरा था मदरसा। मकतब में जो प्राथमिक स्तर पर जो बालक लिखना सीखते थे और कुरान के प्रमुख भागों में परिचित होते थे, और जो मदरसा में जो उच्च शिक्षा प्रदान दी जाती थी, मतलब जो मकतब है उसमें प्राथमिक स्तर पर और जो मदरसा है उसमें उच्च शिक्षा प्रदान की जाती थी, जिनमें कि शिक्षण पद्धति व्याख्यानों पर आधारित थी। प्रश्न 13 है कि यूजीसी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, तो यह क्या है कि यह जो है भारत शासन की एक स्वायत्त संस्था है जो विश्वविद्यालय शिक्षा के उन्नयन तथा समायोजन और उसके शिक्षण परीक्षण तथा शोध के मापदंडों का निश्चय एवं संरक्षण करती है, जो सन 1953 ईस्वी में भारत सरकार ने सरकारी प्रस्ताव द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान समिति को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का नाम दिया। इसके अध्यक्ष पूर्णकालीन वैतनिक रखा गया। अध्यक्ष की सहायतार्थ एक सचिव नियुक्त किया गया और अन्य 8 सदस्य नियुक्त किए गए यूजीसी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में। प्रश्न 14 है कि उपनयन का शाब्दिक अर्थ बताइए, या फिर उपनयन संस्कार क्या है, या फिर उपनयन संस्कार। तो उपनयन संस्कार जो है इसका शाब्दिक अर्थ है पास ले जाना। उपनयन संस्कार का मतलब है उपनयन का जो है अर्थ जो है वो है पास ले जाना। उपनयन को जो विद्यार्थी का दूसरा जन्म माना जाता था, और शिक्षा का जो शुरुआत जो है आरंभ जो है वो उपनयन संस्कार के बाद ही होता था। उपनयन संस्कार के बाद जो शिष्य गुरु के ही संरक्षण में रहता था। तो ये रहा उपनयन संस्कार का अर्थ, जो कि होता है पास ले जाना। प्रश्न 15 है कि वैदिक काल में शिक्षा का कौन सा स्वरूप प्रचलित था। उत्तर है वैदिक काल में प्रारंभ से ही शिक्षा के दो रूप चलते थे, जो कि मौखिक और स्वाध्याय अर्थात चिंतन व मनन। वैदिक मंत्र शताब्दियों तक श्रुति रूप में सुरक्षित थे। प्रश्न 16 है कि वैदिक युग में शिक्षा
शिक्षा के उद्देश्य। तो उत्तर है कि ईश्वर भक्ति तथा धार्मिकता की भावना, चरित्र निर्माण, व्यक्तित्व का विकास, नागरिक और सामाजिक कर्तव्यों का पालन, सामाजिक कुशलता को उन्नत और राष्ट्रीय संस्कृति का संरक्षण तथा प्रसारण वैदिक युग में शिक्षा के मुख्य उद्देश्य थे। जो वैदिक युग में जो शिक्षा का मेन उद्देश्य था, तो ये यही था। प्रश्न 17 है कि वैदिक युग में गुरु शिष्य संबंधी की व्याख्या कीजिए। संबंध, जो वैदिक युग जब था तो उसमें गुरु और शिष्य के बीच क्या संबंध था? तो प्राचीन भारत का जो गुरु शिष्य संबंध इतना उच्च कोटि का था कि विश्व इतिहास के किसी भी पन्ने में ऐसे आदर्श दृष्टिगत नहीं होते। गुरु शिष्य का संबंध पिता पुत्र तुल्य था, बराबर था। गुरु और छात्रों से अपार प्रेम रखते थे, वो उनका पुत्रवत लालन पालन किया करते थे। शिष्य गुरु को पिता से भी बढ़कर मानते थे। तो ये था वैदिक युग में गुरु और शिष्य के बीच जो संबंध था। क्वेश्चन नंबर 18 है कि समावर्तन उपदेश। तो इसका उत्तर है कि शिक्षा समाप्त होने पर छात्र जब स्नातक होकर घर लौटने लगते थे, तब गुरु उन्हें समावर्तन उपदेश देते थे और यह उपदेश शिष्य की जीवन यात्रा के सुखद, सरल व मानसिक मर्यादा को अक्षुण्ण रखने में सहायता होते थे। प्रश्न 19 है कि समावर्तन संस्कार का क्या अभिप्राय है? तो उत्तर है कि ब्रह्मचारी जब अपना अध्ययन समाप्त कर लेता था, तो समावर्तन संस्कार किया जाता था। जिस अवसर पर ब्रह्मचारी को गुरु के समक्ष गुरु के दिए गए उपदेशों का पालन और अपने चरित्र को ऊंचा बनाए रखने की प्रतिज्ञा करनी पड़ती थी। उसके बाद प्रश्न 20 है कि अग्रहार से आप क्या समझते हैं? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि जो शुभ अवसर पर राजा, विद्वान या फिर योग्य ब्राह्मणों को आमंत्रित किया करते थे और जीवन निर्वाह के धन निश्चित करके उन्हें किसी गांव में बसा देते थे। ऐसे ग्रामों को अग्रहार की अग्रहार की संज्ञा प्रदान की जाती थी। तो अग्रहार का मतलब जो भी कोई भी ऐसा मतलब राजाओं के लिए या फिर विद्वानों के लिए कोई अच्छा मुहूर्त होता हो, तो वो ब्राह्मणों को आमंत्रित करते थे, जिसमें कि कुछ जीवन निर्वाह के धन निश्चित करके उन्हें मतलब कोई गांव में बसा देते थे। तो ऐसे गांवों को ही अग्रहार को संज्ञा दी जाती है, इसी को नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है कि बुनियादी शिक्षा। तो बुनियादी शिक्षा अंग्रेजी में बेसिक शब्द का हिंदी अर्थ है आधारभूत और उर्दू अर्थ है बुनियादी, क्योंकि यह शिक्षा निम्नलिखित कारणों के फलस्वरूप आधारभूत या बुनियादी बुनियादी मानी जाती है, इसलिए इसका नाम जो है बेसिक शिक्षा पड़ गई। तो इसमें पहला है कि यह शिक्षा भारत की राष्ट्रीय सभ्यता, संस्कृति और शिक्षा संगठन का अधिकार मानी गई है बुनियादी। और दूसरा जो है कि यह शिक्षा प्रत्येक भारतीय बच्चे के लिए अनिवार्य है, आधारभूत शिक्षा स्वीकार की गई है। तीसरा है कि प्रत्येक भारतीय की आधारभूत सामान्य संपत्ति है। चौथा है कि यह शिक्षा जो है बच्चों की आधारभूत आवश्यकताओं और अभिरुचियों में घनिष्ठ संबंध स्थापित करती है। क्वेश्चन नंबर 22 है कि विद्यारंभ संस्कार। विद्यारंभ संस्कार जो है कि जब बालक की अवस्था 5 वर्ष होती थी, तब उसे शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था की जाती थी। पहली बार जो बच्चा है द्वार वर्णाक्षर सीखता है और पढ़ा जाने विद्यारंभ संस्कार कहा जाता है। मतलब विद्या आरंभ मतलब विद्या का शुरुआत, आरंभ करना, तो वही होता है विद्या आरंभ संस्कार। तो यह संस्कार जो है चोल संस्कार के बाद ही किया गया था जाता था। जो संतान के जन्म 5वें वर्ष या उपनयन के पहले यह संस्कार संपादित होता था। तो शुभ मुहूर्त में शिक्षा द्वारा पट्टी पर ओयम और स्वास्तिक के साथ वर्णमाला लिखकर बालक को अक्षरारंभ कराया जाता था, मतलब अक्षर का आरंभ शुरुआत किया जाता था। इसमें गणपति पूजन, गृह देवता और सरस्वती पूजन का भी आयोजन किया जाता था। तो विद्या आरंभ संस्कार का मतलब कि विद्या का आरंभ करना, शुरुआत करना, वही संस्कार है। प्रश्न 23 है कि उपसंपदा संस्कार। तो उपसंपदा संस्कार जो है वो संघ में 12 वर्ष तक जो अध्ययन करने के बाद जो 20 वर्ष की जो आयु होने पर उपसंपदा संस्कार होता था। इसके बाद वो व्यक्ति भिक्षु के रूप में संघ में रहने का अधिकारी होता था। प्रश्न 24 है कि प्राथमिक शिक्षा की समस्याएं। तो जो प्राथमिक शिक्षा की जो समस्या है, इसमें पहला है कि रुपए पैसे के मामले में सरकार द्वारा शिक्षा के प्रति सौतेली बेटी जैसा व्यवहार किया गया, लेकिन प्राथमिक शिक्षा तो शिक्षा परिवार के तिरस्कृत संतान रही। दूसरा ये कारण है कि
प्राथमिक शिक्षा को इतना कम वेतन मिलता है कि इसमें वो व्यक्ति जाता है जिसे कहीं नौकरी नहीं मिलता। इसका कारण यह होता है कि वो अध्यापन कुशलता में कम होते हैं। प्रश्न तीसरा है कि प्राथमिक शिक्षा का पाठ्यक्रम दोषपूर्ण है। और प्रश्न चार ये सॉरी कारण जो है ये चार है कि प्राथमिक शिक्षा के विकास में भवन की समस्या एक बड़ी बाधा है। तो ये रहा प्राथमिक शिक्षा की चार समस्याएं। तो इसको आपको याद रखना है कि कौन कौन से वो समस्याएं हैं। प्रश्न 25 है कि राधाकृष्णन आयोग ने विश्वविद्यालय परीक्षाओं में सुधार के लिए क्या सुझाव दिए थे, बताइए। तो इसमें जो पहला है कि डिग्री धारकों की परीक्षा 3 वर्ष के बाद लेने के बजाय प्रत्येक वर्ष के अंत में ली जाए। छात्र का प्रत्येक विषय में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। तो ये राधाकृष्ण आयोग की जो है पहली जो परीक्षाओं में सुधार होने का सुझाव है, जो कि पहला है। दूसरा ये है कि जो स्नातकोत्तर और व्यावसायिक परीक्षाओं में लिखित के साथ साथ मौखिक परीक्षाओं को भी प्राधान्यता दी जाए। तीसरा ये है कि विश्वविद्यालय में परीक्षक बोर्ड की स्थापना की जाए। चौथा ये है कि सरकारी प्रशासनिक नौकरियों के लिए विद्यार्थियों की केवल डिग्रियां ही न देखे जाए, एक विशेष प्रकार की परीक्षा ली जाए। तो ये राधाकृष्ण आयोग जो है ये विश्वविद्यालय में जो परीक्षा है उसमें सुधार करके ये अपना सुझाव दिए हैं कैसा बदलाव होना चाहिए। प्रश्न 26 है कि मैकाले के विवरण पत्र में अंग्रेजी भाषा के पक्ष में दिए गए तर्क या मैकाले विवरण पत्र। तो इसमें पहला जो है कि अंग्रेजी शासकों की भाषा है और उच्च वर्ग के भारतीय उसे बोलते हैं। दूसरा ये है कि ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका में उन्नतशील यूरोपीय भी अंग्रेजी भाषा को ही व्यवहार में लाते हैं और उनका संबंध भी भारत से दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। तीसरा ये है कि जिस प्रकार यूनानी और लैटिन भाषाओं से इंग्लैंड में पुनरुत्थान हुआ है, उसी प्रकार अंग्रेजी का प्रयोग करके भारत में भी होगा। प्रश्न 27 है कि सैडलर आयोग ने कलकत्ता विश्वविद्यालय के बारे में क्या सुझाव दिए हैं। तो इसमें पहला इनका ये है कि शीघ्र ही ढाका में एक आवास शिक्षण विश्वविद्यालय की स्थापना की जाए। दूसरा यह है कि कलकत्ता नगर की सभी जो शिक्षण संस्था हो उस प्रकार से संगठित किया जाए कि शिक्षा प्रदान करने वाले जो है एक विश्वविद्यालय स्वरूप धारण कर ले। प्रश्न 36 है कि डॉक्टर राधाकृष्ण आयोग की नारी शिक्षा के संबंध में क्या विचार थे, संक्षिप्त में लिखिए। उत्तर है कि आयोग के अनुसार स्त्री शिक्षा की सुविधाओं का विस्तार किया जाए। स्त्री को गृह अर्थशास्त्र तथा गृह प्रबंध की शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहन किया जाए। स्त्री का पाठ्यक्रम उनके अनुकूल हो। विश्वविद्यालय स्तर पर शिक्षा को प्रोत्साहन दिया जाए। प्रश्न 37 है कि माध्यमिक शिक्षा आयोग, इसको मुद्यालय आयोग भी बोलते हैं, तो इसका उत्तर है कि 1948 ईस्वी में केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड के सुझाव के संतुष्ट होकर भारत सरकार ने 23 सितंबर 1992 ईस्वी को डॉक्टर ए 92 नहीं सॉरी 52 है 1952 ईस्वी को डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुद्यालय की अध्यक्षता में प्राथमिक शिक्षा के नियुक्ति की घोषणा की और अध्यक्ष के नाम पर इसे मुद्यालय कमीशन भी कहा जाता है। प्रश्न 38 है कि कोठरी कमीशन पर संक्षिप्त रूप में प्रकाश डालिए। कोठरी कमीशन से आप क्या समझते हैं। तो भारत सरकार ने 14 जुलाई 1964 ईस्वी को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष प्रोफेसर DS कोठरी की अध्यक्षता में शिक्षा आयोग की नियुक्ति की घोषणा की। प्रोफेसर कोठारी के नाम से इससे आयोग को कोठारी कमीशन भी कहा जाता है। आयोग में कुल 17 सदस्य थे। क्वेश्चन नंबर 39 है कि कोठारी आयोग के अनुसार शैक्षिक अवसरों की समानता के बारे में आप क्या जानते हैं। या फिर कोठरी आयोग की शैक्षिक अवसर की समानता। तो उत्तर है कि शिक्षा एक महत्वपूर्ण सामाजिक उद्देश्य शिक्षा प्राप्त करने के अवसर में समानता स्थापित करना है, ताकि पिछड़े हुए जो और कम अधिकार वाले जो वर्ग के जो व्यक्ति हैं उनकी दशा में सुधार करने के लिए शिक्षा को साधन के रूप में प्रयोग कर सके। प्रश्न 40 है कि त्रिभाषा सूत्र, यह फार्मूला जो है 1986 ईस्वी में केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने प्रतिपादन किया, लेकिन व्यवहारिक रूप से इस फार्मूले को सफलता नहीं मिली थी और यह कहकर विरोध किया गया कि इसमें पाठ्यक्रम को भाषाओं की दृष्टि से बहुत बोझिल बना दिया है, अतः इसमें संशोधन किया जाना अनिवार्य है।
क्वेश्चन नंबर 41 है कि संशोधित राष्ट्रीय नीति जो 1992 है, या फिर जनार्दन रेड्डी समिति 1992। तो उसका उत्तर है कि जो 1986 को की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति का राम मूर्ति की अध्यक्षता वाली समिति की समीक्षा सिफारिशों पर शिक्षा के केंद्रीय सलाहकार बोर्ड ने विचार करके एन जनार्दन रेड्डी की अध्यक्षता में अपना रिपोर्ट पेश की, जिसमें कुछ परिवर्तनों का सुझाव दिया गया। संशोधन कार्य नीति 1992 में संसद के समक्ष रखी गई थी। प्रश्न 42 है कि राष्ट्रीय ज्ञान आयोग, इसमें जो है इसका उत्तर है कि राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की स्थापना प्रधानमंत्री के उच्च राष्ट्रीय स्तर सलाहकार निकाय के रूप में की गई। इस आयोग में 6 सदस्य और 1 अध्यक्ष हैं जो अंशकालिक कार्य बगैर पारिश्रमिक के करते हैं। इसका लक्ष्य जो है ज्ञान आधारित जीवंत समाज के विकास को प्रोत्साहित करना है। प्रश्न 43 है कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा का शाब्दिक अभिप्राय क्या है? पूर्व प्राथमिक शिक्षा कैसे कहते हैं, किसे कैसे कहते हैं, या फिर पूर्व प्राथमिक शिक्षा? तो पूर्व प्राथमिक शिक्षा का शाब्दिक अभिप्राय प्राथमिक शिक्षा से पहले की जो शिक्षा है। इस प्रकार बालक प्राथमिक स्कूल की प्रथम कक्षा में प्रवेश से पहले जो शिक्षा प्राप्त करता है उसे पूर्व प्राथमिक शिक्षा कहते हैं। प्रश्न 44 है कि पूर्व प्राथमिक स्कूलों के प्रकारों को लिखिए। तो भारत में 5 प्रकार के पूर्व प्राथमिक स्कूलों का प्रचलन है। ये है क्रेश, किंडरगार्टन, मॉन्टेसरी स्कूल, नर्सरी स्कूल और पूर्व बेसिक स्कूल। प्रश्न 45 है कि प्राथमिक शिक्षा से आप क्या समझते हैं, या फिर प्राथमिक शिक्षा का क्या अभिप्राय है? तो इसका उत्तर है कि प्राथमिक शिक्षा का अभिप्राय शिक्षा काल के प्रारंभिक कुछ वर्षों से लिया जाता है। भारत में इस शिक्षा के अंतर्गत 6 से वर्ष जो 14 वर्ष तक के बच्चे हैं वो आते हैं। प्रश्न 46 है कि शिक्षा के व्यवसायीकरण से क्या तात्पर्य है? तो उत्तर है कि शिक्षा के व्यवसायीकरण का मतलब ये है कि ऐसी व्यवसायिक तकनीकी कौशल्य तथा जीवन उपयोगी शिक्षा से है जो व्यक्ति को जीवन के सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ाए और उसका सर्वांगीण विकास करे, यानी कि सभी क्षेत्रों में उसका विकास करे। यह शिक्षा व्यवसायीकरण का मतलब है। क्वेश्चन नंबर 47 है कि माध्यमिक शिक्षा में विस्फोट और क्रांति से क्या अभिप्राय है? तो आधुनिक युग में वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति के फलस्वरूप शिक्षा के क्षेत्र में भी विस्फोट और क्रांति के विचार आ रहे हैं। विस्फोट का मतलब यह है कि बहुत तेजी से तीव्र गति से वृद्धि जो अपने प्रकाश पर पहुंच जाए, जबकि क्रांति से यह मतलब है कि महान परिवर्तन की समस्या से संबंधित है। प्रश्न 48 है कि विश्वविद्यालय के प्रकार, इसमें उत्तर है कि भारत में 4 प्रकार के विश्वविद्यालय पाए जाते हैं। पहला संबद्ध विश्वविद्यालय, दूसरा है संबद्ध विश्वविद्यालय, दूसरा है कि एकात्मक विश्वविद्यालय, तीसरा है कि संबद्ध एवं शिक्षण विश्वविद्यालय, चौथा है कि संघात्मक विश्वविद्यालय। भारत में नियंत्रण की दृष्टि से निम्नलिखित 3 प्रकार के विश्वविद्यालय हैं। पहला केंद्रीय शासित विश्वविद्यालय, दूसरा है राज्य शासित विश्वविद्यालय और तीसरा है मुक्त विश्वविद्यालय। तो ये विश्वविद्यालय के प्रकार क्वेश्चन ये जो है एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको आपको तैयार कर लेना है। प्रश्न 49 है कि शिक्षा में पहुंच का क्या अर्थ है? स्कूली शिक्षा के लिए पहुंच से मतलब यह है कि बच्चों के स्कूल की जो पर्याप्त व्यवस्था है, इस प्रावधान को बच्चे के आवश्यक विद्यालय की संख्या, विद्यालयों में और संरचनात्मक सुविधाओं, बच्चों के घर से उचित दूरी पर विद्यालयों की उपस्थिति, विद्यालय में पर्याप्त शिक्षण, अध्ययन सुविधाएं आदि के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। स्कूलों में पर्याप्त संख्याओं में जो स्कूल और सुविधाओं की जो व्यवस्था करने की बाद जो अगला बिंदु यह देखना है कि स्कूलों में पर्याप्त संख्या में बच्चे भर्ती हैं या नहीं है। तो ये शिक्षा में पहुंच का अर्थ है। प्रश्न 50 है कि भारत में भाषाई विविधता क्या है? तो इसका उत्तर है कि भारत दुनिया के उन अंगूठे देशों में एक है जहां भाषाओं में विविधता की विरासत है। भारत के संविधान ने 22 आधिकारिक भाषाओं को मान्यता दी है। हालांकि आधिकारिक तौर पर जहां 122 भाषाएं हैं, भाषा के लोगों को भाषाई सर्वेक्षण में 780 भाषाओं की पहचान की गई है, जैसे कि 50 पिछले 5 दशक में विलुप्त हो चुकी हैं ये भाषाएं। उसके बाद 51 है कि भाषाई विविधता और बहुभाषिकता से आप क्या समझते हैं? तो ये क्वेश्चन भी आप जान लीजिए एक्स्ट्रा 54 तक। तो इसका उत्तर है कि ब्लूमफील्ड के अनुसार
बहुभाषिकता की स्थिति तब पैदा होती है जब व्यक्ति किसी ऐसे समाज में रहता है जो उसकी मातृभाषा से अलग भाषा बोलता है और उस समाज में रहते हुए वह उस अन्य भाषा में इतना पारंगत हो जाता है कि उस भाषा का प्रयोग मातृभाषा की तरह कर सकता है। 52 है कि बौद्धिक विकास में बहुभाषिकता कैसे सहायक है? तो उत्तर है कि बहुभाषिकता और बौद्धिक विकास बहुभाषिकता से मनुष्य और बौद्धिक विकास होता है। देश-विदेश के अनेक भाषा वैज्ञानिकों ने इन संदर्भ में किए गए अध्ययन इसी तथ्य की पुष्टि करते हैं। द्विभाषिक बच्चों में जो शब्द और अर्थ के संबंध में बेहतर समझ विकसित होते हैं। प्रश्न 53 है कि बहुभाषिक कक्षा का क्या अर्थ है? बहुभाषिक कक्षा का अर्थ उस कक्षा से है जहाँ अलग-अलग भाषाओं वाले बच्चे एक साथ समान शिक्षा ग्रहण करते हैं और भाषावाद के माध्यम से भाषा कक्षा में सभी विद्यार्थियों को एक साथ पढ़ाई जा सकती हैं। प्रश्न 54 है कि NSQF का क्या अर्थ है? तो इसका उत्तर हो जाएगा नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क एक समझता आधारित ढांचा है जो ज्ञान कौशल और योग्यता के स्तर की एक श्रृंखला के अनुसार सभी योग्यताओं का आयोजन करता है। इसे हिंदी भाषा में राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क कहते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में बहुविकल्पी के साथ, जो कि पूरे एक ही वीडियो में आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।